हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का अपना प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश बाली यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोगों को बात करनी है टेररिज्म पर, टेलर बात पर, जैसा कि हमने कल अपनी अ, चर्चा की थी। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए आज के ऑफर्स के बारे में जानकारी है, जिसके अंतर्गत आपको गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपना प्रोफेसर 800 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है ऑन ऑल कोर्सेज। आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है गणपति बप्पा एंड यू विल बी एबल टू अवेल दीज ऑफर्स। ये ऑफर्स आज के लिए लागू होंगे। तो जो भी साथी अपना प्रोफेसर ऐप के साथ जुड़ना चाहते हैं, यूजीसी ने दिसंबर 2024 या जून 2025 की परीक्षा को टारगेट में रख रहे हैं, इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं थोरोली सिलेबस को कवर करते हुए, तो वे अपना प्रोफेसर ऐप के साथ जुड़ सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अपना प्रोफेसर ऐप पर पेपर 1 की क्लासेस डॉक्टर लोकेश वाली सर द्वारा और पेपर 2 मेरे द्वारा लिया जाता है एजुकेशन का, और बाकी के विषय अन्य साथी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। ऑफर के संबंध में और कोर्सेज के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 9354461655। तो आइए हम लोग टेलरवाद की बात शुरू करेंगे। टेलरवाद क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन मुपागम, या जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, उसे ही हम टेलरवाद कहते हैं। क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जिसे यदि हिंदी में कहें तो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम। क्या बनता है? वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम। मैनेजमेंट की एक अप्रोच, साइंटिफिकली, जब साइंटिफिक अप्रोच का जब अनुपालन किया जाता है या साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हुए जब मैनेजमेंट किया जाता है या प्रबंधन किया जाता है, तो उसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का नाम देते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम। गुड मॉर्निंग अजरा, गुड मॉर्निंग तनु। इसका जो समय बताया जाता है वो है 1900 से लेके और 1930 तक, 1900 से लेके 1930 तक का समय जो है, ये बताया जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का युग, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम का समय। ठीक। अब ये क्यों आया, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम इसको टेलरवाद क्यों कहते हैं? हम इसको टेलरवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो दी है टेलर ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, या ये जो उपागम है, इसे किसने दिया है? इसे दिया है टेलर ने। कल ही हमने बात की थी, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। कब दी है? लेट 19 सेंचुरी में। ठीक। राधे राधे लक्ष्मी। और इसी वजह से इसे हम टेलरवाद के नाम से जानते हैं, क्योंकि टेलर ने ये थ्योरी दी, टेलर ने ये अप्रोच दी। अब ये अप्रोच जन्म कहाँ से लेती है? तो ये अप्रोच जो है, ये उपागम जो है, वो उत्पादकता की बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं थी या मांग थी, उसने वैज्ञानिक प्रबंधन को जन्म दिया। ठीक। जो निरंतर बढ़ती जनसंख्या और उसके फलस्वरूप बढ़ती अधिक उत्पादकता, मतलब ज्यादा लाभ कमाने की हो उन कंपनियों के द्वारा, और क्योंकि तमाम कंपनियां हो जाती हैं तो ज्यादा लाभ कमाने के लिए ज्यादा उत्पादन करना होगा। ठीक। और ज्यादा उत्पादन के लिए जो है क्या चाहिए? और बढ़िया प्रबंधन चाहिए। अब वो प्रबंधन कैसे हो? तो उसी के लिए आता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच या थ्योरी। गुड मॉर्निंग।
ठीक। तो 20वीं सदी के शुरुआत में, पूर्वार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कुशल श्रम का अभाव। कुशल श्रम का अभाव मतलब कि जो किसी भी काम को करने के लिए जिस कुशलता की आवश्यकता होती है, उसका अभाव जो है अमेरिका में दिख रहा था। अब किसी भी काम का मतलब ये हो गया कि फैक्ट्री से जुड़े हुए काम, मान लीजिए कि एक कुर्सी बनाना है, ठीक, एक चेयर बनानी है, तो उस चेयर को बनाने के लिए जो है कुछ काम जो करना है आपको, आपको स्किल्ड होना चाहिए कुर्सी बनाने के लिए, तब तो आपको कहा जाएगा कि हाँ भैया आप कुशल श्रमिक हैं। अब अगर आप में स्किल नहीं है, कुर्सी बनाने की दक्षता नहीं है, तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप अकुशल हैं, आप कार्य मतलब आप वो कुर्सी बढ़िया से नहीं बना पाते हैं। गुड मॉर्निंग रजान। 5 मिनट हुआ होगा, आई थिंक 5-7 मिनट हुआ होगा। तो उस समय, जिस समय पर ये उत्पादन बढ़ाने की जो आवश्यकताएं थी, उत्पादन बढ़ाने की जो मांग थी, वो उस समय पर जो है कुशल श्रम का अभाव भी था। तो उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु, उत्पादकता मतलब कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि लाने के उपाय उस समय ढूंढे जा रहे थे कि भाई किस प्रकार से हमें कुशल श्रमिक प्राप्त हो जाए, हमें ट्रेंड लेबर कैसे प्राप्त हो जाए। अब ये जो ट्रेंड लेबर की मांग थी, ये जो ट्रेंड लेबर की मांग थी कि भैया कुशल श्रमिक हमें मिलेंगे, कुशल श्रमिक मिलेंगे तो उत्पादन हमारा बढ़ेगा, ऐसी एक मान्यता है, ऐसी एक धारणा उस समय भी चल रही थी। ठीक। तो अब ये जो परिस्थितियां थी, हाँ इसको नोट कर सकते हैं, बाकी जो है इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, इसको मैं प्री कंटेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो ये जो परिस्थितियां थी, उत्पादन बढ़ाना है, कुशल श्रमिक तैयार करने हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कुछ सिद्धांतों से युक्त वैज्ञानिक प्रबंधन रूपी ढांचे का निर्माण किया। ठीक। टेलर ने अपने ज्यादातर काम दो जगह पर किए। कहां पर? तो सॉरी, हाँ, दो कंपनियों में किए। तो टेलर ने, यहां पर एक बात लिख लीजिएगा, टेलर ने अपने टेलर ने अपने जो काम थे, जो प्रयोग थे, टेलर ने अपने बहुत से कार्य बहुत से कार्य अब वो कार्य कौन से, इन सिद्धांतों के निर्माण में जो कार्य सहायक हुए, जो प्रयोग सहायक हुए, उन कार्यों की बात हो रही है। बहुत से कार्य कहाँ किए? पेंसिल्वेनिया की, पेंसिल्वेनिया स्टेट के, पेंसिल्वेनिया के पेंसिल्वेनिया के मिडवेल स्टील कंपनी, मिडवेल स्टील कंपनी, मिडवेल स्टील कंपनी और बेथलहम और और बेथलहम स्टील कंपनी, बेथलहम स्टील कंपनी में किए, बेथलहम स्टील कंपनी में किए, बेथलहम स्टील कंपनी में किए। तो ये दो कंपनियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर इन्होंने अपने प्रयोग इत्यादि करके और इस वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम को जन्म दिया, या इस वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम का निर्माण किया। ठीक। टेलर जो है, उनके समय में जो श्रमिक थे उनकी अकुशलता से परिचित थे कि भाई ये जो लेबर्स हैं ये क्या है, ये ट्रेंड नहीं है, ये कुशल नहीं है, ठीक, ये दक्ष नहीं है, एक ही काम को करने के लिए ये अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कॉमन तरीके से सब लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ए से बी तक जाने के लिए मान लीजिए एक रास्ता है, ये रास्ता शॉर्टेस्ट हो सकता है, लेकिन फिर कोई जो है कह रहा है कि हम नहीं, ए से पहले सी जाएंगे फिर बी जाएंगे, कोई कह रहा है नहीं ए से पहले डी जाएंगे फिर बी जाएंगे,
कोई कह रहा है नहीं ए से हम ई जाएंगे फिर बी जाएंगे। तो इस तरीके सबके अपने अपने रास्ते थे। मतलब हर जो भी श्रमिक है उसके कार्य करने के अपने अपने अलग अलग तरीके थे, और सब जो है इसी प्रयास में रहते थे कि भैया हम कैसे जो है हमारा काम आसान हो। ठीक। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए टेलर को ये लगा कि भाई, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को ये लगा कि ये जो है कर्मचारी हमारे, ये जितना संभाव्य क्रियाएं हैं उनका केवल 1/3 भाग ही ये काम कर रहे हैं। ठीक, कि मतलब जितना इनको काम करना चाहिए उत्पादन से जुड़ा हुआ, उसका ये केवल 1/3 काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय कार्य का कोई मानकीय स्तर नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई मानक नहीं था कार्य का कि हाँ भाई फलाने घंटे मतलब 5 घंटे में व्यक्ति 5 कुर्सी बनाएगा, ऐसा कोई मानक नहीं था। कोई 4 भी बना रहा है, कोई 3 बना रहा है, कोई 2 बना रहा है। ठीक। यदि यहीं पर एक मानक स्थापित कर दिया जाता है कि हाँ भाई 5 घंटे में 5 कुर्सी बनानी ही बनानी है सभी श्रमिकों को, और ये बनती हैं, अगर 5 घंटे में 5 कुर्सियां तो सबको बनाना होगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक, कार्य का कोई मानकीय स्तर नहीं था, और जितने घंटे लेबर काम करता था उतने घंटे के हिसाब से उसको सैलरी प्राप्त होता था, वेतन प्राप्त होता था। तो इस कारण से अतिरिक्त कार्य के लिए बोनस भी नहीं मिलता था, और श्रमिक जो है जल्दी काम खत्म करने से डरते भी थे। डरते किस लिए थे कि भैया जल्दी अगर काम खत्म कर लेते हैं तो हमें वेतन हमारा कम मिलेगा, क्योंकि घंटों के बेस पे सैलरी मिल रही है, जितने घंटे काम कर रहे हैं उतने घंटे सैलरी मिल रही है। तो वो ये सोचते थे कि भैया क्या करें, अपन जो है ज्यादा देर तक काम करेंगे, ज्यादा घंटे बनेंगे और ज्यादा सैलरी मिलेगी। उत्पादकता से मतलब ही नहीं है, काम के घंटों से मतलब है। ठीक। और इसके पीछे का भी कारण है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि बिना कर्मचारियों की योग्यता और अभिक्षमता को जाने उनको काम पर लगा दिया जाता था। ये नहीं पता है कि हाँ भाई उनको कुर्सी बनाना आता है कि नहीं, लेकिन उनको कुर्सी बनाने के काम में लगा दिया जाता था। ठीक। तो और इसके संबंध में प्रबंधन स्वयं निर्णय ले रहा है कि भाई हाँ, आप जो है कुर्सी बनाएंगे, आप कुर्सी का हत्था बनाएंगे, आप कुर्सी का पाया बनाएंगे, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ तुम्हें कुर्सी का हत्था पाया ये सब बनाना आता भी है या नहीं। ठीक। तो ये नहीं पता है कि भाई लेबर काम आता है कि नहीं आता, लेकिन उसको जिस काम में मन कर रहा है उस काम में प्रबंधन भिड़ा देता है, मतलब मैनेजमेंट जो है उस काम में लगा देता है। तो इसके कारण से प्रबंधन में और जो कर्मचारी हैं उनमें सदैव एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी कि हाँ भाई हमको काम आता नहीं, आपने हमको फलाने काम में लगा दिया, अब मैं कैसे करूं। ठीक। तो ये वाला भाव सदैव विद्यमान रहता था, जिसके कारण से सदैव एक संघर्ष जो है वो प्रबंधन में और कर्मचारियों में बना रहता। तो इन सब बातों को टेलर समझ रहे थे, इन सब परिस्थितियों को देख रहे थे। ठीक। तो टेलर एम्ड टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल इफिशियंसी बाय एनालाइजिंग वर्कफ्लो एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। टेलर ने श्रमिक उत्पादकता और कार्य प्रवाह के विश्लेषण के माध्यम से औद्योगिक दक्षता में सुधार का लक्ष्य रखा। और जो टेलर का विश्लेषण था वही सब बातें अभी हमने आपको जस्ट बताई हैं। ठीक। जो टेलर को जो चीजें लगी, जो टेलर ने जो विश्लेषण किया कार्य प्रवाह इत्यादि के संदर्भ में कि औद्योगिक दक्षता किस प्रकार से बढ़ाई जाए उसके लिए, तो वो सभी बातें अभी हमने देखी। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। तो टेलर ने जो है परिस्थितियों में सुधार और कर्मचारी कुशलता को बढ़ाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों पर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। जो ये साइंटिफिक मेथड इन्होंने सोचा था उसके उसका इन्होंने प्रयोग किया, और कहा कि प्रयोग करके देखते हैं कि भाई यहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उत्पादन बढ़ता है या कुछ होता है कि नहीं होता है। तो टेलर ये मान रहे थे, उस समय तक इनका विश्वास ये था कि किसी भी कार्य को सरल समझकर उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
ठीक। उत्पादकता जो है वो कठिन काम नहीं है बल्कि कुशलता संबंधी धारणा है। मतलब कि अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो वो आसान से आसान काम में भी कोई व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्टिव हो। ठीक। तो उत्पादकता जो है वो कठिन कार्य नहीं है बल्कि कुशलता संबंधी धारणा है जो कि कार्य का व्यवस्थित विश्लेषण होता है। तो यदि हम विश्लेषण करके व्यक्ति को कार्य पकड़ा रहे हैं, काम पकड़ा रहे हैं, तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति यदि उस कार्य के योग्य होगा तो वो और अच्छे से प्रोडक्टिव हो पाएगा, मतलब और बढ़िया उत्पादन कर पाएगा। ठीक। तो टेलर ने इन दोनों कंपनियों में, जिस कंपनी का हमने नाम लिया था मिडवेल स्टील कंपनी और बेथलेहम स्टील कंपनी, इसमें कार्य करते हुए उन्होंने अलग अलग परीक्षण किए। एक लंबे समय तक अलग अलग विधियों, तकनीकों और यंत्रों पर संयोजित रूप से वैज्ञानिक परीक्षण उन्होंने किए। ठीक। और इस परीक्षण के उपरांत टेलर को प्रदर्शन में सुधार हेतु सबसे उत्तम मार्ग प्राप्त करने में सफलता मिली। वन बेस्ट वे, कि एक कोई ऐसा तरीका हो जो कि उस कार्य को, कोई किसी कार्य विशेष को करने का सबसे शानदार तरीका हो, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। ठीक। तो टेलर ये मान रहे थे, जब उन्होंने ये सारे प्रयोग करके देखे उसके बाद उनकी मान्यता ये बनती है कि भाई जब तक कि हम सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं कर लेते तब तक क्या होगा, तब तक उत्पादकता में वृद्धि संभव नहीं है, उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। तो टेलर ने एक बात कही, क्या, वन बेस्ट वे, वन बेस्ट वे, एक कोई ऐसा तरीका होगा काम को करने का जो कि सबसे बढ़िया होगा, सर्वोत्तम होगा। ठीक। और इसके साथ ही साथ एक बात टेलर और मान रहे हैं, क्या, टेलर का यह जंक्शन है कि जब तक सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित न कर लिया जाए, सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित न कर लिया जाए, प्रशिक्षित न कर लिया जाए, उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं, उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं, संभव नहीं। तो हमारे कर्मचारियों को कार्यकुशल होना चाहिए तभी हम उत्पादन बढ़ा पाएंगे, ऐसा टेलर मान। ठीक। और जब प्रशिक्षण की बात आती है तो भाई प्रशिक्षण के साथ ये भी बात सिद्ध हो जाती है कि जब हम किसी व्यक्ति को ट्रेन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी एक कौशल विशेष में कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसको, अगर मान लीजिए कि मतलब सभी कौशलों में युक्त जरूरी नहीं है कि हम उसे कर दें। ठीक। यदि हम एक कंपनी की दृष्टि से देख रहे हैं, एक प्रबंधन की दृष्टि से देख रहे हैं तब। ठीक। तो टेलर ये भी मान रहे थे, दूसरा जम्पसन टेलर का ये था कि उत्पादकता में वृद्धि जो है तभी संभव है जब तक कि सही व्यक्ति को सही यंत्रों और उपकरणों के साथ सही क्रिया पर ना लगाया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से वेतन के अतिरिक्त लाभ, मतलब कि बोनस देकर या वेतन में उच्च वृद्धि करके प्रेरित न किया जाए। तो मतलब मोटिवेशन भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मोटिवेशन, मोटिवेशन। कैसा मोटिवेशन? मॉनिटरी मोटिवेशन चाहिए। भाई कुछ लाभ हो रहा हो ना कर्मचारी का, कुछ आर्थिक लाभ हो रहा हो तब वो अधिक काम करेगा। ठीक। वो अपना जितना कर सकता है या जो जितना कर रहा था उससे अधिक यदि उससे करवाना है कार्य, तो क्या होगा, उसको मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। और मोटिवेशन कैसा चाहिए? मोटिवेशन मॉनिटरी चाहिए। कुछ उसको बोनस देना होगा, जैसे कि बोनस हो गया, बोनस,
या वेतन बढ़ोतरी, वेतन बढ़ोतरी। तो इस तरीके के काम करने होंगे, इस तरीके के काम करने होंगे, तब जो है व्यक्ति मोटिवेट होगा। ठीक, तो इन सभी सिद्धांतों को एक साथ वो कंपाइल करते हैं और इन्होंने दो पुस्तकें रच दी। टेलर की दो पुस्तकें जो है उन्होंने तैयार की इन्हीं सिद्धांतों को समाहित करते हुए। ठीक, दो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एक तो है शॉप मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट, और दूसरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, ये दो पुस्तकें टेलर ने तैयार की, ये दो पुस्तकें टेलर ने तैयार की, शॉप मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये जो दो पुस्तकें थी इनको जो है काफी ज्यादा सराहा गया, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी, रूस, जापान इत्यादि के द्वारा जो है इनको बहुत सराहा गया, और इसके फलस्वरूप जो है टेलर को क्या कहा जाने लगा? वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाने लगा। ठीक, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का पिता कहा जाने लगा। ठीक है, अब आइए हम कुछ जो है जान लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के आधार क्या क्या है। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा, आधार, वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार। वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार, वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। साइंटिफिक, साइंस से बना है साइंटिफिक। साइंटिफिक मेथड बात करता है कि भाई हाँ, चीजों में लॉजिक होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। ठीक, जब हम साइंस की बात करते हैं तो क्या साइंस लॉजिक से चलता है, पैटर्न से चलता है। तो जब हम विज्ञान के सिद्धांतों का या विज्ञान का प्रबंधन में उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं तो उसे हम वैज्ञानिक प्रबंधन कहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के आधारों की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात यह निकल कर आती है कि जो कार्य निष्पादन है, कार्य निष्पादन से, कार्य निष्पादन से, कार्य निष्पादन से नियोजन का पृथकीकरण, पहली बात यह है, पहला आधार है ये, नियोजन का पृथकीकरण, पृथकीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? कार्य निष्पादन मतलब कि एग्जीक्यूशन जो है, जो काम होना है, और एक तो काम होना हो गया और दूसरा उस काम की प्लानिंग हो गई, नियोजन। तो ये दोनों अलग अलग किए जाएं, ये दोनों अलग अलग किए जाएं, ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है। ठीक, मतलब ये मैनेजमेंट ही ये दोनों काम नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, मैनेजमेंट काम भी कर रहा है, मैनेजमेंट प्लानिंग भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये जो नियोजन का कार्य है, नियोजन का कार्य, नियोजन का कार्य किसे करना चाहिए? प्रशासन को करना चाहिए, नियोजन का कार्य करना चाहिए प्रशासन को, और निष्पादन का कार्य करना चाहिए, एग्जीक्यूशन का कार्य करना चाहिए किसको? निष्पादन का कार्य करना चाहिए आपके किसको? कर्मचारियों को।
अब मैनेजमेंट की कुर्सी भी बना रहा है, मैनेजमेंट ये प्लानिंग भी कर रहा है कि हम कितने दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई मैनेजमेंट ये प्लान करे कि हाँ भाई हमें 10 दिन में 50 कुर्सी बनानी है और प्रत्येक लेबर 5 कुर्सी बनाएगा एक दिन में। तो ऐसा कुछ टारगेट जो है एक प्लानिंग करके जो है कम मैनेजमेंट रखेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्लानिंग करेगा, नियोजन करेगा। और उस वो जो प्लानिंग हुई है, जो नियोजन हुआ है, उसका एग्जीक्यूशन करेंगे कौन, कर्मचारी। तो निष्पादन जो है वो काम होगा किसका, कर्मचारियों का। और नियोजन जो काम होगा, नियोजन का जो कार्य होगा, प्लानिंग का जो कार्य होगा, वो किसका होगा, वो होगा आपके प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक। दूसरी बात निकल कर आती है जॉब एनालिसिस की, कार्य विश्लेषण की। क्या है दूसरी बात, कार्य विश्लेषण। गुड मॉर्निंग शाहीन। अजरा पूछ रही वन बेस्ट वे का मेथड क्या होता है। किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका, एक सबसे शानदार तरीका, ठीक है, जिसमें कि हम कम समय में सबसे बढ़िया तरीके से काम कर पा रहे हैं। ठीक, कम समय में सबसे बढ़िया तरीके से काम कर पा रहे हो, उसे ही हम वन बेस्ट वे कहेंगे। ठीक। तो दूसरी बात हम कर रहे थे कार्य विश्लेषण। दूसरा आधार है कार्य विश्लेषण। इसको भी आप एक सिद्धांत के तौर पर ले सकते हैं। कार्य विश्लेषण अर्थात जॉब एनालिसिस, अंग्रेजी में कहेंगे क्या, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस का क्या मतलब हुआ कि कोई कोई भी काम है उसको कम से कम समय में, कम से कम संसाधनों के उपयोग के माध्यम से, ठीक, और कम से कम प्रयास में व्यवस्थित तरीके से छोटे छोटे कार्यों में, उप कार्यों में विभाजित करके संपन्न कराना, इसे कार्य विश्लेषण कहा जाएगा। कि जो काम है हमारा उसको हम बिल्कुल ब्रेक कर दें और इस तरीके से प्लानिंग करें कि कम से कम समय में, कम से कम संसाधनों के उपयोग के द्वारा और कम से कम प्रयास में छोटे छोटे उप कार्यों में तोड़कर हम उस कार्य को संपन्न करा दें। इसे हम कहेंगे जॉब एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। ठीक। तीसरा मुख्य आधार है कि कर्मचारियों को वैज्ञानिक विधियों से चयनित, वैज्ञानिक विधियों से चयनित और प्रशिक्षित करना, चयनित और प्रशिक्षित करना, चयनित और प्रशिक्षित करना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के कार्यानुभव या कर्मचारी के, जिसको आप हायर करने जा रहे हैं काम करने के लिए, उसके कार्यानुभव, ठीक, उसका, उसकी एजुकेशन, उसका जो है शिक्षा कौशल, उसका ट्रेनिंग, उसकी योग्यताएं, उन सभी को वैज्ञानिक आधार, मतलब इन सभी के आधार पर जो है वैज्ञानिक रूप से कर्मचारी का या व्यक्ति का चयन करना। ठीक। फिर उसे जिस काम के लिए आपने चुना है उस कार्य विशेष में प्रशिक्षण देना। ठीक है, ये भी जो है वैज्ञानिक प्रबंधन का एक आधार है। ठीक। तो एक बात ये हो गई। अगला पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, चौथा आधार बिंदु क्या है, सहयोग। सहयोग, ना कि व्यक्तिवाद। जब आप संगठन की बात कर रहे हैं तो संगठन जो है सहयोग से चलता है, ना कि इंडिविजुअलिज्म से या व्यक्तिवाद से। संगठन कैसे चलता है, संगठन चलता है सहयोग से। लोग एक साथ मिलकर, अलग अलग विभाग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब संगठन बढ़िया से चलता है। ठीक। और जब लोग अपना अपना लेके जो है ढोल पीटते रहेंगे,
तो उत्पादकता तो जो है पता नहीं कहाँ जाएगी। ठीक, तो सभी कर्मचारियों और प्रबंधन में जो है सहयोग का भाव विकसित करना जरूरी होगा। ठीक, इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि जो कार्यों का वितरण है, कार्यों का जो वितरण है और वो जो वितरण की बात हो रही है वो प्रबंधन और कर्मचारियों दोनों के लिए जो है वितरण लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ज्यादा काम पकड़ा दिया और किसी काम किसी को पकड़ा दिया। ठीक, तो ये और उत्तरदायित्वों का उपयुक्त विभाजन और साथ ही साथ सहयोग का भाव विकसित करना होगा, जिसके माध्यम से कि आपस में आपस में सौहार्द बना रहे, तभी जो है बढ़िया से काम हो पाएगा। तो सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। ठीक, और अगला बिंदु है प्रत्येक क्रिया वैज्ञानिक ढंग से संरचित की जाए। वैज्ञानिक ढंग से संरचित की जाए। संरचित की जाए जिससे वह पुरानी क्रिया का स्थान ले सके। पुरानी क्रिया का, जी बिल्कुल, स्थान ले सके। ठीक, तो ये जो भी क्रियाएं होनी है संगठन के अंतर्गत, ठीक है, उत्पादन से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हैं उनको हम वैज्ञानिक ढंग से संरचित करें, जिससे कि मतलब एक काम होने के बाद दूसरा काम आराम से होने लगे। ठीक, जी बिल्कुल वैसे ही। अब इसके साथ ही साथ अगला जो बिंदु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज किया जाता है टर्मिनोलॉजी साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब कि विज्ञान। ठीक, अंगूठे के नियम का काम, अंगूठे के नियम से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो टेलर के हिसाब से वैज्ञानिक प्रबंधन में जो संगठनात्मक मतलब जो भी निर्णय लिए जाने हैं, ठीक, या जिन भी बिंदुओं का मापन होना है वो सभी संगठनात्मक ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की के संबंध में जो सूचनाएं हैं उनके आधार पर निर्णयों को लिया जाना चाहिए, ना कि केवल अनुमान के माध्यम से। ठीक, तो रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, साइंस चलेगी। ठीक, अब वो निर्णय चाहे कर्मचारियों के कार्य निष्पादन से संबंधित हो, काम में लगने वाले समय के मापन से संबंधित हो, वेतन के मापन से संबंधित हो, ये सारे कार्य जो संगठनात्मक सूचनाएं हैं या संगठनात्मक ज्ञान है उसके आधार पर होना चाहिए। ठीक, ठीक, एक बात ये हो जाती है। इसके बाद अगला बिंदु जो है वो ये है कि संसाधनों का उचित प्रयोग। संसाधनों का संसाधनों का उचित प्रयोग। संसाधनों का उचित प्रयोग, मैक्सिमम आउटपुट, उत्पादन, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट होना चाहिए। ठीक, और इसको प्राप्त करने के लिए निचले स्तर की जो अकुशलता और अपव्यय है, अर्थात जो वेस्टेज हो रहा है संसाधनों का, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे
कच्चा माल हो चाहे जो कुछ हो, ठीक, जो भी मतलब कि इनपुट जो कि काम नहीं आ रहा है उत्पादन में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेस्टेज। तो उस वेस्टेज को समाप्त करना है, वेस्टेज को समाप्त करना है, मतलब कि नुकसान जो है वो ना हो पाए, नुकसान ना हो कम से कम, ठीक है। तो उसको, नुकसान को एकदम न्यूनतम करते हुए संसाधनों के अधिकतम संभावित उपयोग पर ध्यान होना चाहिए, ठीक, ये कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। और इसके साथ साथ जो है अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कहता है प्रदर्शन आधारित वेतन व्यवस्था। प्रदर्शन आधारित वेतन व्यवस्था, वेतन व्यवस्था कि भैया जो जैसा काम करेगा उसको वैसा वेतन प्राप्त हो, ठीक। तो टेलर ने अपने सिद्धांत में कर्मचारी कल्याण और उत्पादन कुशलता दोनों को समान महत्व देते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए वे प्रदर्शन आधारित वेतन व्यवस्था अपनाने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई यदि कोई कर्मचारी जो है वो कम समय में अधिक उत्पादन कर पा रहा है तो क्यों ना हम उसे अधिक वेतन दें, या कोई व्यक्ति जो है हाँ उसी समय में कम उत्पादन कर रहा है किसी व्यक्ति की अपेक्षा, ठीक है, तो जो व्यक्ति ज्यादा कर रहा है उसको तो हमें ज्यादा वेतन देना चाहिए, ठीक है। तो प्रदर्शन आधारित वेतन व्यवस्था की बात जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट सिद्धांत कहता है, टेलरिज्म कहता है, ठीक। अब आगे कुछ और है प्रमुख तत्व अलग से, जिनमें कि साइंटिफिक टास्क डिजाइन एक बिंदु है, ठीक। वैज्ञानिक रूप से कार्यों का वितरण या जो है कार्यों का विकल्प तैयार करना। टेलर ने जो है एम्फसाइज किया एनालाइजिंग टास्क साइंटिफिकली टू फाइंड द बेस्ट वे टू परफॉर्म देम। टेलर ने कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने पर जोर दिया ताकि उन्हें करने का सबसे अच्छा तरीका खोजा जा सके। वन बेस्ट वे, वन बेस्ट वे वाली जो बात थी वो इसी से संदर्भित है, ठीक। दूसरा बात, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल, उपकरणों का मानकीकरण, उपकरणों और मशीनों का मानकीकरण किया जाना चाहिए ताकि दक्षता बढ़ सके। मतलब कि कोई एक कार्य करने के लिए यदि किसी एक विशेष प्रकार की मशीन जो है वो सबसे कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कर रही है या सबसे कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकती है कोई एक मशीन, तो हम उसी मशीन को मानक मान के उसी मशीन का उपयोग करें। जस्ट अ मिनट, ऐसा चलो रुको। हाँ, वैज्ञानिक आधार जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद वही प्रिंसिपल्स ही आगे चल रहे हैं, चाहे उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। तो दीज आर मोर ऑफ अ इसेंशियल एलिमेंट्स कह लीजिए इसको, ठीक है, प्रमुख तत्व कह लीजिए या सिद्धांत कह लीजिए, एक ही बात निकल कर आती है, ठीक। तो इसके बाद जो अगला बिंदु है इसमें वो है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। तो जो कर्मचारियों का चयन है वो वैज्ञानिक होना चाहिए और उन्हें विशेष कार्यों के लिए उचित प्रशिक्षण देना चाहिए, ये बात अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। आगे जो बात है डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर अर्थात श्रम का विभाजन, योजना बनाने को क्रियान्वयन से अलग किया जाना चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इसके बारे में भी हमने बात की थी। सबसे पहला जो पॉइंट हमने चर्चा किया था कि पृथकीकरण होना चाहिए किसका, प्लानिंग का और किसका, एग्जीक्यूशन का, कार्य निष्पादन का और नियोजन का, ठीक है। नियोजन जो है वो प्रशासन का कार्य होना चाहिए, वहीं जो आपका एग्जीक्यूशन है अर्थात क्रियान्वयन है वो किसका काम होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके कर्मचारियों का कार्य, ठीक। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे, प्रदर्शन आधारित वेतन, जिसके बारे में हमने भी बात कर ली है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको अलग अलग शब्द के साथ भी जोड़कर देखते हैं। जैसे कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एक पीस रेट सिस्टम एक शब्द आता है,
एक टर्म आता है, नहीं इसको मैं भेज दूंगा, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसको भेज दूंगा, आप नोट मत करिए, बाद में नोट कर लीजिएगा इससे अगर आपको नोट्स बनाना हो तो। ठीक। एक टर्मिनोलॉजी आती है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसको समझ लीजिए। ये है वही, लेकिन शब्द अलग है। तो अगर इस तरीके से करके आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये टेलरिज्म के अंदर ही आता है, टेलरिज्म का ही सिद्धांत है। ठीक। भिन्नात्मक वेतन व्यवस्था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब ये हिंदी में भी ऐसे ही लिख के आ जाए तो व्यक्ति कंफ्यूज होगा ही होगा। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे भिन्नात्मक वेतन व्यवस्था, भिन्नात्मक वेतन व्यवस्था। ठीक। तो कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन में भिन्नात्मक वेतन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका मतलब ये हो गया कि कार्य के उत्पादन के अनुसार वेतन देने की व्यवस्था की जाए, जो कि अभी हमने लास्ट पॉइंट बताया है। ठीक। हाँ तो अच्छा किया है जो नोट कर लिया है, तो बढ़िया किया वो नोट कर लिया। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का मतलब यही है कि जो व्यक्ति जिस हिसाब से काम कर पा रहा है उस हिसाब से हम उसको वेतन देंगे, जैसा जिसका प्रदर्शन, जैसा जिसका उत्पादन, उसी हिसाब से उसका वेतन। ठीक। डिफरेंशियल सिस्टम, पीस रेट सिस्टम ये बात करता है। तो ये केवल अंग्रेजी में, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ये भिन्नात्मक वेतन व्यवस्था को संदर्भित करता है, ये टर्मिनोलॉजी पूरा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है। इसके साथ एक टर्मिनोलॉजी और जुड़ के आती है, वो है क्या? फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मतलब क्या हुआ भाई फंक्शनल फोरमैनशिप का? फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब ये हुआ कि प्रकार्यात्मक प्रकार्यात्मक विशेषज्ञों का उपयोग। ये क्या मतलब इसका भैया? इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ कार्य में विशेषज्ञ हैं, ठीक, उनका उपयोग किया जाए। उनका उपयोग कहाँ किया जाए? किसी भी कार्य के को करने के लिए यदि मान लीजिए कोई समूह के, मतलब कोई समूह कार्य कर रहा है, किसी एक कार्य विशेष को एक समूह संपादित कर रहा है, तो समूह का जो नेतृत्व है, समूह का जो नेतृत्व है वो इन विशेषज्ञों के द्वारा उस नेतृत्व का कार्य किया जाए। ठीक। मतलब कर्मचारियों को नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो कर्मचारियों को रास्ता दिखाने वाला काम जो है ये कौन करेगा? ये विशेषज्ञ करेंगे। कौन से विशेषज्ञ? फंक्शनल फोरमैन, अर्थात प्रकार्यात्मक विशेषज्ञ। ठीक। तो अलग अलग घटकों में विभाजित उद्यम की जो प्रत्येक इकाइयां हैं, उस कार्य विशेष से संबंधित विशेषज्ञ के नेतृत्व में उस कार्य को किया जाना चाहिए। ठीक। तो ये हो गई फंक्शनल फोरमैनशिप की बात। तो ये सारी चीजें हैं आपके, किससे? आपके टेलर से संबंधित। टेलर अर्थात फ्रेडरिक विंसलो टेलर। और ये हमने पढ़ा है अभी टेलरिज्म। अब इसमें जो कुछ भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लोग जब जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आगे चलते क्वेश्चन करेंगे, तो वहां से आपके और भी डाउट्स क्लियर होंगे, या ये पता चलेगा कि आपको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब इसके संबंध में जो कुछ प्रश्न होंगे आपके, वो आप ग्रुप पर भेज सकते हैं, वहां से सबके संभव जवाब आपको दिए जाएंगे। ठीक। तो एक बार आज के ऑफर्स के बारे में जान लेते हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपना प्रोफेसर आपके लिए लेकर आया है
₹800 का डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज, वेदर बीट फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और जून 2025, चाहे वो जून 2025 की परीक्षा के लिए हो चाहे दिसंबर 2024 की परीक्षा के लिए, ₹800 का डिस्काउंट अवेलेबल है। आज के लिए ये ऑफर्स हैं, जिसके अंतर्गत आपको गणपति बप्पा कूपन कोड का यूज करने पर ₹800 का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त होगा। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं अपना प्रोफेसर ऐप के साथ, वे जुड़ सकते हैं। ऑफर के संबंध में और कोर्सेज के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 9354461655। इसी के साथ हम मिलते हैं कल, और कल हम बात करेंगे फेयोल के बारे में। हेनरी फेयोल के 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर बात करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।